और चलिए अब शुरुआत करते हैं देश के सबसे विश्वसनीय बुलेटिन यानी कि देश के बुलेटिन की बड़ी खबर के साथ। चीन पर अमेरिकी विदेश मंत्री का बड़ा बयान सामने आया। माइक पॉम्पियो की तरफ से बयान दिया गया। चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के खिलाफ बेहद ही गंभीर माहौल इस वक्त चीन के अंदर ही है। हर कहीं पर लोग आज चीन के अंदर आजादी चाहते हैं। माइक पॉम्पियो की तरफ से बड़ा बयान, चीन लोगों की आजादी को कुचल रहा है। तो अमेरिका के विदेश मंत्री माइक पॉम्पियो की तरफ से एक बार फिर से चीन को लेकर बड़ा बयान दिया गया और यह कह दिया गया है कि अब शी जिनपिंग के खिलाफ यानी कि कम्युनिस्ट पार्टी के खिलाफ देश के अंदर ही, चीन के अंदर ही हालात ऐसे हो गए हैं कि अब कम्युनिस्ट पार्टी से छुटकारा चाहती है चीन की जनता। इधर बहुत बड़ी खबर एलएसी यानी कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल को लेकर, जिस पर विदेश मंत्री एस जयशंकर की तरफ से बड़ा बयान सामने आया है। एस जयशंकर ने लद्दाख के हालात के बारे में बड़ा बयान दिया, जो कि कहा जा सकता है कि मई महीने के बाद से, जब से हालात चरम पर है जो दोनों देशों के बीच में, उसके बाद से बड़ा बयान है। लद्दाख में 1962 के बाद सबसे गंभीर हालात है। एस जयशंकर की तरफ से यह बयान। एलएसी पर सुरक्षा बलों की संख्या अभूतपूर्व है। समझौतों का सम्मान करते हुए समाधान को निकाला जाए, इस पर भी जोर दिया गया एस जयशंकर की तरफ से। ड्रैगन की हिमाकत 1962 के युद्ध जैसी है। एलएसी पर 1962 की वार के बाद सबसे ज्यादा टेंशन बनी हुई है। विदेश मंत्री एस जयशंकर खुद मानते हैं कि 1962 के बाद एलएसी पर युद्ध जैसे हालात हैं और 58 साल बाद भारत चीन के बीच इतना भयंकर तनाव है। बतौर विदेश मंत्री एस जयशंकर, लद्दाख में 1962 की वार के बाद सबसे ज्यादा गंभीर हालात बने हुए हैं। दोनों देशों की ओर से एलएसी पर फौज की तैनाती अभूतपूर्व है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि अभी तक सभी सीमा विवादों का समाधान कूटनीति के जरिए ही हुआ है। ड्रैगन के खिलाफ हिंदुस्तान की तैयारियों के कई संकेत सामने आए हैं। पीएम मोदी कई बार कह चुके हैं कि दुश्मन को उसी की भाषा में जवाब देंगे, तो जनरल रावत भी दो टूक कह चुके हैं कि बात नहीं बनी तो चीन को जवाब देने के लिए हिंदुस्तान की फौज तैयार है। तो पिछले दिनों हुई हाई लेवल मीटिंग में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने चीन के खिलाफ ठोस कार्रवाई के संकेत दिए। और सबसे बड़ी बात, लद्दाख की रणभूमि में फौज का हेवी डिप्लॉयमेंट है। हिंदुस्तान के जंगी जेटों के साथ टैंक और मिसाइलों का पूरा चक्रव्यूह एलएसी पर तैयार है। इससे पहले बॉर्डर पर 15 जून की रात हिंदुस्तानी शूरवीरों ने चीनी फौज की गर्दन मरोड़कर अपना पराक्रम दुनिया को दिखा दिया था। 15 जून की रात रेड आर्मी के जवानों को लद्दाख की चट्टानों में पटक पटक कर हिंदुस्तान के फौजियों ने ड्रैगन का सारा गुमान निकाल दिया था। इस घटना के बाद प्रधानमंत्री मोदी खुद मोर्चे पर जवानों का हौसला बढ़ाने पहुंचे थे। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। पीएम मोदी का सिग्नल मिलते ही एलएसी पर हिंदुस्तान के योद्धा ड्रैगन पर धावा बोलने के लिए हर वक्त तैयार है। यही वजह है कि अब रेड आर्मी के पांव कांपने लगे हैं। और वहीं पुलवामा हमले को लेकर एक बड़ी खबर है। पुलवामा हमले के 1.5 साल के बाद सबसे बड़ा खुलासा हुआ है, जो कि टीवी 9 भारतवर्ष आपके सामने रख रहा है। एनआईए की चार्जशीट में आईएसआई और जैश की साजिश का यह बड़ा खुलासा। भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध चाहता था जैश ए मोहम्मद, ये बड़ा खुलासा। भारत पाकिस्तान युद्ध की आड़ में घुसपैठियों को घुसाने की फिराक में था। पुलवामा हमला जैश के साजिश की पहली सीढ़ी थी। क्या युद्ध की आग में भारत को झोंकने की रची गई थी साजिश? क्या युद्ध की आड़ में भारत को दहलाने का था बड़ा प्लान? ये सवाल बेहद चौंकाने वाले जरूर है, लेकिन हकीकत यही है। पुलवामा हमले के बाद अपनी जांच में एनआईए ने जो चार्जशीट दाखिल की है और अंदर की बातें निकल कर आई हैं, उसके मुताबिक हिंदुस्तान के 40 जवानों की शहादत कर आईएसआई और जैश ए मोहम्मद हिंदुस्तान के अमन चैन को तहस नहस करना चाहता था। क्यों थी हिंदुस्तान और पाकिस्तान में युद्ध कराने की मंशा? इस युद्ध की आड़ में क्या था आईएसआई का प्लान? वो लोग पाकिस्तान से आए हैं और उनका व्हाट्सएप, उनके वॉइस मेल्स, उनके ईमेल्स वगैरह सब जो हैं, और इवन टेलीफोन जो है, इंटरसेप्ट जो हैं, वो सारा उन्होंने ब्यौरा दिया उसके अंदर, जिसके साथ ये दिखता है कि अब जो मसूद अजहर और उसके बाकी साथी जो हैं, अब वो जुडिशियल स्क्रूटनी से नहीं बचेंगे। अपनी चार्जशीट में एनआईए ने जो खुलासा किया है, उसके मुताबिक हिंदुस्तान को दहलाने के लिए पुलवामा हमला आईएसआई और जैश ए मोहम्मद की पहली सीढ़ी थी। इतने बड़े फिदायीन हमले के बाद जैश के आका मसूद को लगा था कि बौखलाहट में हिंदुस्तान पाकिस्तान पर हमला कर देगा और इसी की आड़ में वो अपने नापाक मंसूबों को अंजाम देने में कामयाब हो जाएंगे। युद्ध की आड़ में बड़ी संख्या में घुसपैठ का था प्लान। कई बड़े धमाकों से हिंदुस्तान को दहलाने की थी साजिश। एनआईए की रिपोर्ट के मुताबिक अपनी साजिश को अंजाम तक पहुंचाने के लिए 2018 से ही आईएसआई के इशारे पर जैश ए मोहम्मद के आतंकी मसूद ने काम करना शुरू कर दिया था।
एनआईए के मुताबिक मसूद अजहर का भतीजा उमर फारूक पुलवामा हमले का मुख्य साजिश करता था, जिसने अपने 4 साथियों के साथ जम्मू के सांबा सेक्टर में एक सुरंग के सहारे हिंदुस्तान की सरहद में घुसपैठ की थी। इस दौरान उमर फारूक 10 किलोग्राम से ज्यादा आरडीएक्स भी अपने साथ लेकर आया था। एनआईए ने अपनी चार्जशीट में कई डिजिटल साक्ष्य भी पेश किए हैं। इनमें आपसी चैट, फोन कॉल और तस्वीरें भी शामिल हैं, खासतौर से इस इंसा जान की भी, जो सीमा पार से आए आतंकियों की यहाँ मदद कर रही थी। तो पुलवामा हमले में एनआईए का सबसे बड़ा खुलासा सामने आया है। मसूद का भतीजा उमर फारूक 10 किलो आरडीएक्स के साथ घुसपैठ इसने की थी। पुलवामा हमले में आतंकवादियों की मददगार थी इंशा जान नाम की महिला। आतंकवादियों को हाथ का खाना खिलाती थी इंशा जान, ये बात सामने आती है। और इसके अलावा इंशा जान आतंकवादियों को हमले की स्पॉट भी बताया करती थी, आतंकवादियों को बारूद और हथियार तक पहुंचाया करती थी। इन मोहतरमा का नाम इंशा जान है। इनके हाथों में जो हथियार आप देख रहे हैं उसे देख चौंकने की जरूरत नहीं। ये मैडम है पुलवामा हमलों की एक अहम कड़ी। ये जीती जागती तस्वीर है पाकिस्तानी साजिश के बेपर्दा होने की। इस लड़की को सीमा पार से आए दहशतगर्दों ने अपनी साजिश को बखूबी अंजाम देने का जरिया बनाया और ये बन गई आतंकियों के हाथों का खिलौना। अब इंशा जान के साथ मौजूद इस शख्स को देखिए, ये उमर फारूक है, मसूद अजहर का भतीजा और पुलवामा हमले का मास्टरमाइंड। ये वही फारूक है जो आरडीएक्स के साथ भारत की धरती पर घुसा था। इंशा जान देश के इस दुश्मन के साथ भी दिख रही है। नेशनल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी हिंदुस्तान की 13,500 पेज का चार्जशीट पुलवामा अटैक के परिप्रेक्ष्य में जैश ए मोहम्मद और जैश ए मोहम्मद चीफ मसूद अजहर के खिलाफ फाइल करने जा रहा है। ये बहुत ही अच्छा कदम है। देखिए, ये तो सच है ही कि जेएम और जेएम चीफ मसूद अजहर इन्वॉल्व था पुलवामा अटैक में। दरअसल इस लड़की का काम सीमा पार से आए भाड़े के टट्टुओं की सेवा करना था। ये आतंकवादी गतिविधियों के लिए रसद और दूसरी मदद मुहैया कराती थी। इंशा जान को अलग अलग जिलों में विस्फोटों को ले जाने और हमले के स्पॉट की पहचान करने के लिए भी इस्तेमाल किया गया था। इस लड़की के साथ पाकिस्तानी आतंकियों के साथ कुछ अंतरंग संबंधों को दिखाने वाली तस्वीरें भी एनआईए के पास हैं। 13,500 पन्नों की चार्जशीट में एनआईए ने यह साबित कर दिया है कि खुद को पाक साफ कहने वाले पाकिस्तान के हुक्मरान कितनी गहरी साजिश रच रहे थे। और सुशांत केस को लेकर एक बड़ी खबर आपको बता दें कि सुशांत रिया केस में सबसे ज्यादा जोर अब ड्रग कनेक्शन को लेकर है। रिया के ड्रग्स कनेक्शन की जांच अब काफी तेज हो गई है। रिया पर जल्दी ही शिकंजा और भी कस सकता है। जया साहा का रोल भी इसमें काफी ज्यादा संदिग्ध नजर आ रहा है। ड्रग्स कनेक्शन में शौविक के रोल की भी अब छानबीन काफी तेज हो गई है। रिया के संपर्कों पर एनसीबी और सीबीआई की नजर है। इधर सुशांत रिया केस में एक और बड़ा खुलासा हुआ है। खुलासा क्या है ये आपके सामने। सुशांत और रिया में काफी झगड़ा हुआ था। 8 जून को दोनों के बीच में काफी झगड़ा हुआ था और झगड़े के बाद कंप्यूटर हार्डवेयर को डिस्ट्रॉय करवा दिया गया था। और किसने करवाया था? ये सब रिया चक्रवर्ती की तरफ से करवाया गया था। रिया ने एक्सपर्ट्स बुलाए, घर पर एक्सपर्ट्स बुलाकर हार्डवेयर को डिस्ट्रॉय कराया था और उसके बाद घर छोड़कर रिया चक्रवर्ती चली गई थी। तो सुशांत केस में जांच एजेंसियों को एक बड़ा अहम मोहरा हाथ लग चुका है। यह है जया साहा का। चाहे वो ड्रग कनेक्शन हो या फिर दिशा से सुशांत की मौत के तार जोड़ने का शक ही क्यों ना हो, या फिर सुशांत के पैसों की हेराफेरी, हर कहीं पर जया का नाम ही सामने आ रहा है। दिशा सालियान का चैप्टर क्लोज कर चुकी मुंबई पुलिस को एक और झटका लगने वाला है। सीबीआई खोलने जा रही है दिशा का केस। क्या जया शाह बताएगी सुशांत दिशा की मौत का कनेक्शन? जांच एजेंसी सुशांत और दिशा सालियान की मौत के कनेक्शन को भी ढूंढ रही है और सुशांत दिशा की मौत की इस कड़ी को जोड़ सकती है। क्वान कंपनी के टैलेंट मैनेजर जया शाह और दिशा ने क्वान कंपनी में एक साथ काम किया था। यही नहीं, कंपनी के अंदर दिशा जया की टीम में ही थी। जया साल 2009 से ही काम कर रही है और सीनियर पोस्ट पर है, जबकि दिशा ने 2018 में कंपनी ज्वाइन की थी और थोड़े समय बाद ये नौकरी छोड़ दी थी। दिशा इसके बाद 2019 में कॉर्नरस्टोन स्पोर्ट एंड एंटरटेनमेंट नाम की कंपनी में चली गई। ऐसे में अब दिशा के साथ क्वान में काम कर चुकी जया शाह से राज उगलवाने की बारी है, क्योंकि वही जया शाह है जिसका नाम रिया के साथ ड्रग से जुड़े सनसनीखेज चैट में भी सामने आ चुका है।
यही नहीं, सुशांत सिंह राजपूत के अकाउंट से लाखों रुपए क्वांट टैलेंट मैनेजमेंट कंपनी में गए। फिर लाखों रुपए इस कंपनी में अकाउंट से रिया और शोविक के अकाउंट में डाले गए। और ये सब तब हुआ जब जया क्वान में कंसल्टिंग मैनेजर थी। इसी को लेकर ईडी भी जया से पूछताछ की तैयारी में है। जांच आगे बढ़ने के साथ ही जया शाह एजेंसियों के लिए बहुत अहम कड़ी बन चुकी है, क्योंकि जया से ही सुशांत केस के ड्रग कनेक्शन के राज निकलते दिख रहे हैं। दिशा सालियान की मौत की हकीकत सामने आती दिख रही है। रिया के हाथों सुशांत के पैसों की हेराफेरी पर से भी पर्दा उठ सकता है। तो जया शाह बन चुकी हैं सुशांत केस में बड़ी अहम किरदार। और 14 जून को सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद से ही बड़ा सवाल यह बना हुआ है कि क्या सुशांत सिंह राजपूत ने सुसाइड किया या फिर यह कुछ और है। सुशांत के सुसाइड को सिरे से खारिज करने की थ्योरी अब सीबीआई की तरफ से सामने आई है। सीबीआई ने कहा है कि पूरी तरह से खारिज नहीं किया जा सकता। सुसाइड की बात खारिज नहीं की है। सीबीआई सूत्रों के हवाले से खबर, कमरे की हाइट को देखते हुए सुसाइड भी संभव है। कमरे की ऊंचाई के हवाले से किया जा रहा था दावा। सुशांत की खुदकुशी से इनकार भी नहीं किया जा सकता। कमरे की ऊंचाई सुसाइड करने लायक थी, ये बात सीबीआई सूत्रों के हवाले से सामने आई है। तो सुसाइड की बात को पूरी तरह से खारिज नहीं किया गया है सीबीआई सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर। और कमरे की ऊंचाई को लेकर भी जो सवाल उठाया जा रहा था, कहा जा रहा था पहले कि कमरे की ऊंचाई दरअसल इतनी नहीं थी कि वहां पर सुसाइड मुमकिन है, बेड और कमरे की ऊंचाई। लेकिन अब यह कहा है कि नहीं, क्योंकि जांच के बाद जो सीबीआई सूत्र बता रहे कि कमरे की ऊंचाई इतनी थी। अब देखिए, सीबीआई की थ्योरी सुसाइड भी मुमकिन है। ऐसा क्यों कहा जा रहा है, ये देखिए। सुशांत सिंह के कमरे की फर्श से कुल ऊंचाई 12 फीट की है, ये पहली बात है। दूसरी बात, सुशांत सिंह की हाइट 5 फीट 9 इंच की है। अब ऐसे में आप समझ सकते हैं कि क्यों ये बात कही जा रही है। इसके अलावा सुशांत के पलंग की ऊंचाई 4 फीट की है। तो ये तमाम जो एंगल हैं वो निकलकर सामने आ रहे हैं। पलंग पर डाले गए गद्दे की ऊंचाई 8 इंच की है। इसके साथ ही छत से पंखे के निचले हिस्से की जो दूरी है वो करीब 1 फीट की है। तो ये तमाम जो बातें हैं वो सीबीआई सूत्रों के हवाले से सामने आ रही हैं। सुसाइड के लिए बीच में बची जगह 12 फीट की है। अब इसमें कैसे देखिए बन रहा है, 4 फीट 8 इंच और 1 फीट 6 फीट 4 इंच। तो कुल मिलाकर ये तमाम जो चीजें हैं वो सामने रखी गई हैं। और सीबीआई का जो शुरुआती निष्कर्ष है वो क्या निकलकर सामने आ रहा है, यह हम आपको बताते हैं। सुशांत की 5.9 फीट की हाइट है और इस हाइट को देखते हुए 6 फीट 4 इंच की जगह सुसाइड के लिए पर्याप्त है, जो कि पहले काफी ज्यादा ऐसी बातें निकल कर आ रही थी कि वहां पर इतनी हाइट नहीं है। लेकिन अब यह बात क्लियर की जा रही है सीबीआई की तरफ से। तो यह शुरुआती निष्कर्ष है जो कि सीबीआई की तरफ से सामने आया है। और यह भी कहा गया है कि हो सकता है, मुमकिन यह भी कि सुसाइड भी किया गया हो। इस एंगल से भी हम जांच कर रहे हैं। इधर सुशांत केस में 2 दिन के भीतर कहानी पूरी तरह से पलट गई है। जांच में सबसे ज्यादा जोर ड्रग्स एंगल पर दिया गया है। रिया के कनेक्शन अब ड्रग डीलरों से जुड़ते हुए साफ तौर पर नजर आ रहे हैं। क्या रिया चक्रवर्ती के ड्रग्स डीलरों से रिश्ते हैं? रिया किसके लिए ड्रग्स खरीदती थी? क्या सुशांत केस में ड्रग्स सिंडिकेट का हाथ है? सवाल पहले भी सबसे ज्यादा रिया पर ही थे, अब भी उसी पर है। अब रिया ड्रग्स डीलरों के साथ रिश्ते को लेकर सवालों में है। एजेंसियां अब सुशांत केस में ड्रग एंगल से अलग अलग किरदारों का सच बाहर निकालेंगी। आसार इसी बात के हैं कि जल्दी ही रिया चक्रवर्ती का नंबर आने वाला है। देखिए, कुछ तो हार्ड ड्राइव में ऐसा जरूर होगा जिसमें कि रिया का इन्वॉल्वमेंट बड़ा स्पष्ट होगा, जिसके लिए कि रिया उस हार्ड ड्राइव को वहां से ले जाना चाहती थी। अब वो हार्ड ड्राइव ड्रग्स से रिलेटेड था या हार्ड ड्राइव और किसी चीज को प्रूव करने के लिए था, ये तो अब इन्वेस्टिगेशन ही बताएगा। लेकिन है तो बहुत ही सीरियस मामला है। रिया की पोल पट्टी खुली उसके चैट के लीक होने से। ये चैट रिया, जया शाह और मिरांडा के बीच है, जिसमें ड्रग्स की मांग की जा रही है। उसके असर के बारे में पूछा जा रहा है। अब रिया की ड्रग की इस डील को सुशांत के पूरे केस से जोड़कर देखा जा रहा है। वहीं रिया एक और मामले में बुरी तरह से घिर रही है। ये मामला है सुशांत के फ्लैट पर कंप्यूटर के हार्ड डिस्क को डिस्ट्रॉय करने का। सीबीआई जांच में सनसनीखेज खुलासा हुआ है कि 8 जून को रिया और सुशांत का काफी झगड़ा हुआ था। इसके बाद बाकायदा 3 IT प्रोफेशनल को बुलाकर कंप्यूटर के हार्ड डिस्क को नष्ट कराया गया। ये खुलासा सिद्धार्थ पिठानी ने सीबीआई के सामने किया है। जांच एजेंसी को शक है कि हार्ड डिस्क में कुछ गंभीर चीजें जरूर रही होंगी। कहा जा रहा है कि इसमें दोनों की कंपनी के कई अहम दस्तावेज थे। सुशांत के पिता के वकील विकास सिंह का सवाल जायज ही है कि आखिर हार्ड ड्राइव में ऐसा क्या था जिसे रिया छुपाना चाहती थी।
तो जब आप कुछ दिनों के लिए अपने परिवार जा रही हैं तो हार्ड ड्राइव इस तरह से लेकर के जाने का मतलब औचित्य तो समझ में नहीं आता। इसका मतलब कि बड़ा क्लियर था कि वो परमानेंटली जा रही थी और उनको ये भी अंदेशा था कि सुशांत के साथ कुछ होने वाला है, जिसके लिए ये हार्ड डिस्क बाद में उनके लिए सुशांत के नहीं रहने के बाद उनको दिक्कत पहुंचा सकता है। कुल मिलाकर कहानी थोड़ी जरूर बदल गई हो, लेकिन रिया पर शक की सुई और ज्यादा गहरी हो गई है। तो अब जरा इसको समझिए, किस तरह से जो ड्रग्स का कनेक्शन है वो सामने आया, और क्या बड़ा सवाल यह है कि जो ड्रग्स का कनेक्शन है वो सुशांत की जो मौत हुई वो कैसे उस कनेक्शन को स्टैब्लिश कर पाएगा। तो रिया का ड्रग्स कनेक्शन क्या सामने आया, और इसमें जो नार्कोटिक्स ब्यूरो उसकी तरफ से क्या किया जाएगा, क्यों किया जाएगा, ये ग्राफिक्स के जरिए आप समझिए। ड्रग डीलर्स की तलाश अब जारी है, ये काम किया जाएगा एनसीबी की तरफ से। क्यों, पता चलेगा कि किन किन डीलर्स के साथ रिया संपर्क में थी। अगली बड़ी बात, क्या किया जाएगा बाकी एनसीबी की तरफ से, दोस्तों की तलाश की जाएगी। आखिर क्यों की जाएगी, क्योंकि कितने लोग थे जो रिया के साथ शामिल थे। अगली बड़ी बात आपके सामने हम रख रहे हैं, शौविक के दोस्तों की जानकारी को भी जुटाया जाएगा। ऐसा क्यों होगा एनसीबी की तरफ से, कहीं शौविक के कुछ दोस्त भी तो इस धंधे में शामिल नहीं थे, शौविक जो कि रिया का भाई है। इसके बाद कॉल डिटेल की छानबीन की जाएगी एनसीबी की तरफ से। क्यों की जाएगी ये आप समझिए। रिया, सुशांत और शौविक की कॉल डिटेल से मिल सकती है डीलर्स की अहम जानकारी, ये पूरा खुलासा हो सकता है जो नेटवर्क है। अगली बड़ी बात क्या होगी, पुणे के ड्रग्स डीलर से पूछताछ की जाएगी। क्यों होगी ये देखिए, हाल ही में पुणे में पकड़े गए बड़े ड्रग्स डीलर से जुड़े हो सकते हैं तार इस पूरे मामले के, जो अभी कनेक्शन निकलकर सामने आ रहा है। अगली बड़ी बात, पिछले 3 साल की रेव पार्टी का पूरा हिसाब किताब देखा जाएगा। क्यों ऐसा होगा ये आप समझ लीजिए। इन पार्टियों में गिरफ्तार लोगों से मिल सकता है सुशांत रिया ड्रग्स कनेक्शन का बड़ा सुराग, ये ट्रेल मिल सकता है। इसके अलावा आगे और क्या करेगा एनसीबी, रिया की तमाम गतिविधियों की छानबीन की जाएगी। क्यों की जाएगी, पिछले कुछ समय में रिया के देश विदेश के दौरे, पार्टियों, होटल्स में स्टे से सुराग की उम्मीद है एनसीबी को। अगली बड़ी बात, दुबई कनेक्शन की जांच होगी। बार बार आप देखिए दुबई की बात सामने आ रही है, जो कि इसके अलावा संदीप सिंह को लेकर भी बड़ी बात कही गई थी। दुबई के ड्रग्स डीलर अयाश खान का नाम आ चुका है सामने। सुब्रमण्यम स्वामी ने भी कहा था कि आखिर मौत वाले दिन अयाश खान ने क्यों मुलाकात की थी सुशांत सिंह राजपूत से, क्या कनेक्शन है, तमाम बड़ी बातें सामने आ रही है। इन सब के बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें इसी से जुड़ी हुई, सुशांत रिया केस में एक और बड़ा खुलासा हुआ है। क्या हुआ है ये आपके सामने टीवी स्क्रीन पर। सुशांत और रिया में हुआ था काफी झगड़ा, 8 जून को दोनों के बीच में काफी झगड़ा हुआ था। झगड़े के बाद रिया ने कंप्यूटर हार्ड डिस्क को डिस्ट्रॉय कराया था, और करीब 8 ऐसी हार्ड डिस्क थी जिन्हें डिस्ट्रॉय कराया था। बड़ा सवाल, क्या सबूत को नष्ट करके जाना चाहती थी रिया, क्योंकि कहा जा रहा है कि रिया को लेकर, सुशांत को लेकर, उनके विदेशी दौरों को लेकर तमाम जानकारियां, पिक्चर्स इसमें थी, कंपनियों को लेकर जानकारी थी, तो कुछ भी पीछे छोड़ना नहीं चाहती थी रिया। बड़ा सवाल ये। इधर एक टीवी एक्ट्रेस ने अपने पिता पर जान से मारने की धमकी का आरोप लगाया है। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने एक्ट्रेस के पिता को हिरासत में ले लिया है। हाय गाइस, माय नेम इज तृप्ति शंकर। माय फादर हुज नेम इज रामरतन शंकर, उन्होंने मुझे जान से मारने की एक बार कोशिश की। उन्होंने मेरे पूरे बाल पकड़ के मारा एंड सी लुक एट दीस, ही ट्राई टू कट मी ऑल्सो। आज उन्होंने क्लियरली बोल दिया कि वो मार डालेंगे मुझे और मेरे फैमिली को, सबको। तो मेरे पास कोई भी ऑप्शन नहीं था। आई ट्राई टू कॉन्टेक्ट पुलिस बट नथिंग इज वर्किंग आउट गाइस। वो डेली सबको टॉर्चर करते हैं। सुना आपने, इस टीवी एक्ट्रेस का नाम है तृप्ति शंकर। इस वीडियो में अपने पिता पर बेहद संगीन इल्जाम लगा रही हैं। वीडियो में उनके साथ मां भी दिखाई दे रही हैं, वो भी अपने पति पर टॉर्चर का आरोप लगा रही हैं। तृप्ति वीडियो में कह रही हैं कि उनके पिता खुद तृप्ति और उनके पास से लगातार मारपीट करते हैं। तृप्ति कहती है अगर उन्हें बचाया नहीं गया तो उनके पिता उन्हें जान से मार देंगे। हम लोग अपनी मर्जी से भागे हैं एंड आई नो माई डैड कैन डू एनीथिंग। मे बी ही विल गो टू पुलिस एंड ही विल से कि उनको किडनैप कर लिया है, कुछ भी। हम लोग अपनी मर्जी से भागे बिकॉज ही जस्ट वांट टू फाइंड अस एंड ही जस्ट वांट टू किल अस। तो हम लोग अपनी मर्जी से खुद अकेले भागे हैं। कुछ भी करेंगे, वो किसी भी हद तक गिरेंगे, कितना भी, जस्ट फॉर हिज ईगो एंड फॉर हिज मनी, इज्जत के लिए, अपने पैसे के लिए, हम लोगों को कैसे भी वापस लाने के लिए। बरेली के कुसुम नगर की रहने वाली तृप्ति ने बालाजी प्रोडक्शन हाउस के सीरियल कुमकुम भाग्य से अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत की थी। सीरियल में अहम किरदार मिलने के बाद उन्होंने देव 2, परमावतार श्री कृष्ण, जिंदगी यू टर्न और कसौटी जिंदगी की जैसे धारावाहिकों में काम किया। फिलहाल वो दक्षिण भारतीय फिल्मों में एक्टिंग कर रही हैं। इंस्टाग्राम पर डाले गए इस वीडियो को तृप्ति ने सीएम योगी और बरेली पुलिस को टैग किया है और सुरक्षा की गुहार लगाई है। वहीं तृप्ति के पिता रामलखन शंकर को हिरासत में ले लिया गया है, उनसे पूछताछ जारी है, जबकि तृप्ति भी पुलिस स्टेशन पहुंच चुकी है।
और एक बड़ी खबर उत्तर प्रदेश के कन्नौज से है, जहां पर अमानवीयता की तमाम हदों को पार कर दिया गया। ये खबर आपके लिए देखनी बहुत जरूरी, क्योंकि शर्मसार कर देने वाली ये हरकत सामने आई। शर्मसार कर देने वाली एक ऐसी घटना जो अच्छे समाज का चेहरा बिल्कुल भी नहीं हो सकती है। आप 100 सेकंड में देखिए पूरी खबर। भीड़ सैकड़ों में, हर हाथ में लाठी और डंडे, हर चेहरे पर गुस्से का उबाल, शोर शराबा इतना कि कानों के पर्दे फट जाएं। रूह कपा देने वाली एक ऐसी तस्वीर जहां न तो पुलिस का खौफ है न कानून का डर। यहाँ जिसके हाथों में लाठी है बस कानून उसी का चलता है। ये तस्वीर उत्तर प्रदेश के गोंडा की है, जहां एक शख्स है जिस पर चोरी के शक का आरोप है। वो मौके पर मौजूद लोगों के गुस्से से खुद को छुपाने और बचाने की कोशिश करता है, लेकिन गोंडा के लोगों का ये तालिबानी चेहरा है जिनके डंडों से इस आरोपी चोर का बच पाना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। आरोपी शख्स कभी पानी में कूदकर तो कभी झाड़ियों में छुपकर खुद को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन क्या मजाल कि वो इन तालिबानी चेहरों से ओझल हो जाए। आरोपी शख्स को तब तक डंडे पड़ते हैं जब तक वो बेहोश ना हो जाए। इससे भी मन नहीं भरा तो गांव के लोगों ने आरोपी शख्स को लकड़ी के खंभे में बांध दिया और इतनी पिटाई की कि उसके शरीर से निकलने वाला खून का कतरा जमीन पर टपकता रहा। मामले पर पुलिस भी कुछ बोलने से बच रही है, जबकि बुरी तरह से जख्मी आरोपी शख्स को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सवाल यही है, हिंदुस्तान में ऐसे तालिबानी चेहरे का अंत कब होगा? क्या यहाँ पुलिस और कानूनी तंत्र इतना कमजोर है कि उसे ठेंगे पर रखकर लोग कानून अपने हाथ में लेते रहेंगे? और अयोध्या से बड़ी खबर, अयोध्या में बन रहे नए मंदिर में रामलला की मूर्ति में बदलाव के संकेत सामने आए हैं। राम मंदिर में लगेगी रामलला की नई बड़ी मूर्ति, ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे। रामलला की पुरानी मूर्ति गर्भगृह में रहेगी विराजमान और रामलला की नई बड़ी मूर्ति लगेगी। ये बदलाव के बड़े संकेत जो कि सामने आए हैं, ये बड़ी जानकारी इस वक्त हम आपको दे रहे हैं। और चलिए बात करते हैं देश में बाढ़ के प्रकोप की। देश के कई हिस्सों में बाढ़ से हालात बेहद ही गंभीर हैं। जम्मू, हरियाणा, उत्तर प्रदेश में बारिश का कहर अब बाढ़ की शक्ल लेने लगा है। आप जरा देखिए कैसे आधे हिंदुस्तान पर जल प्रलय की भारी मार पड़ रही है। जम्मू में जिसने भी ये तस्वीरें देखी सांसें थम गई। मूसलाधार बारिश से पुल तिनके की तरह बह गया, डूब गया, पानी में समा गया। पुल का मलबा जल प्रलय का कैसे शिकार हुआ, एक बार फिर देख लीजिए। जम्मू में पानी के तेज बहाव के चलते पुल पहले बीच से टूटा और फिर देखते ही देखते सैलाब में बह गया। हादसे के वक्त पुल के दोनों किनारे पर बड़ी संख्या में लोग मौजूद थे। गनीमत मानिए कि लोगों की जान इस हादसे में बच गई, लेकिन पुल के टूटने से आसपास के कई गांवों का संपर्क टूट गया। यमुनानगर में उफनती सोम नदी में एक ट्रैक्टर कैसे सैलाब के साथ बह गया, ये देखिए। सैलाब की ताकत के सामने ट्रैक्टर बेहद कमजोर साबित हुआ। हालांकि वक्त रहते ट्रैक्टर चालक इस तरह जान बचाकर बाहर निकलने में कामयाब रहा। बाद में जब पानी का बहाव कुछ कम हुआ तो लोगों ने रस्सी की मदद से ट्रैक्टर को बाहर निकाला। सोम नदी में अचानक आई बाढ़ के चलते यह हादसा हुआ। ये तस्वीरें यूपी के बाराबंकी की हैं। देखिए बाढ़ में बैलगाड़ी कैसे लोगों के लिए सहारा बन गई। बाराबंकी में कुछ लोगों ने आपदा में अवसर ढूंढ लिया है। फतेहपुर इलाके में बाढ़ का पानी पुल के ऊपर से बह रहा है, जिससे गाड़ियों की आवाजाही इस इलाके में ठप पड़ी है। ऐसे में कुछ लोग बैलगाड़ी के जरिए यात्रियों को पुल पार करा रहे हैं, जो काफी जोखिम भरा है। खचाखच भरी इस बैलगाड़ी से मोटरसाइकिल भी पार कराई जा रही है। वाकई बाराबंकी की ये तस्वीरें हैरान कर देने वाली हैं। और वहीं अफगानिस्तान की बात की जाए तो अफगानिस्तान में भी कुदरत का कहर जिंदगी पर काफी बुरी तरह से पड़ रहा है। सैलाब का पानी तो सूख चुका है, लेकिन मलबे और बर्बादी के निशान तबाही की पूरी कहानी को अफगानिस्तान में बयां कर रहे हैं। खबर देखिए। तबाही, बर्बादी, मलबा, खंडहर मकान, बिखरा सामान, ये हाहाकारी तस्वीरें अफगानिस्तान की हैं।
हर तरफ बर्बादी के निशान बिखरे पड़े हैं। उत्तरी और पूर्वी अफगानिस्तान में कुदरत का क्रोध जिंदगी के लिए कहर बन गया। इस त्रासदी में 100 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है, जबकि हजारों लोग बेघर हुए हैं और सैकड़ों लोग बाढ़ के बाद फैली महामारी से बीमार हैं। तो लापता लोगों की संख्या का आकलन अभी तक अफगानिस्तान का स्थानीय प्रशासन नहीं कर पाया है। इस आपदा में कितने ही बच्चे अनाथ हो गए तो कितनी ही माओं की गोद सूनी हुई है। कई घरों के मुखिया बाढ़ का शिकार होकर सैलाब में समा गए। पिछले दिनों लगातार अफगानिस्तान में मूसलाधार बारिश हुई थी, जिसके बाद नदियों में उफान आया और बस्तियों में तूफान। एक एक तस्वीर जल प्रलय के आक्रमण से आई आपदा की कहानी बयां कर रही है। पहले प्रलयकारी बाढ़ ने अफगानिस्तान के एक बड़े हिस्से पर कब्जा किया और फिर इंसानी बस्तियों को तबाह और बर्बाद कर दिया। बाढ़ का पानी कम हुआ तो बर्बादी के निशान हर तरफ फैले नजर आए और जिन लोगों की जिंदगी बच गई वो सब सहमे हुए हैं। न खाने के लिए दाने बचे हैं और न ही पीने के लिए पानी मिल रहा है। जख्मों को भरने के लिए दवाइयों की बात तो छोड़ ही दीजिए। राहत और बचाव दल अब भी ढह चुके घरों के मलबे में लोगों का पता लगाने में जुटा हुआ है, तो सेना को भी रेस्क्यू के काम में लगाया गया है। देखिए मंजर कितना खौफनाक है। कीचड़ और मलबे के ढेर में जिंदगी फंस कर रह गई है। बाढ़ पीड़ितों तक राहत सामग्री पहुंचना भी बेहद मुश्किल भरा है। कीचड़ और मलबों की मुश्किलों को पार करने के बाद जैसे तैसे रेस्क्यू टीम मलबों का ढेर बन चुके घरों में लोगों को तलाश रही है। न्यूज़ टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।